अटेंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो अपने आप में रेस्ट हो जाता है। थकान सबको होती है, बट ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है। किसी को सोने में रेस्ट मिलता है, मुझे इवेंट अटेंड करके रेस्ट मिलता है। कि कितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो, आपको काम रहना है। 2023 में फर्स्ट टाइम किया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ा कि मैं जब यहाँ कर सकता हूँ, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। पास तो होना ही होना है, बट अच्छे मार्क्स होना है। हमेशा फोकस यही था। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस निकासा मेंबर अंकित जैन। तो भाई बैलेट नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था, आज जर्नी कहाँ तक पहुंची है, कैसे आप आए हो, कैसा कैसा लग रहा है आपको? First of all, thank you, Hanshu, for inviting me here. It's my honor to do a podcast with you. I saw your videos on your YouTube channel. It was amazing. Okay. And today we are shooting this podcast. So thank you for this opportunity. And coming to your question कि बैलेट नंबर 4 से स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली तो मैं बैलेट नंबर भूल गया था ना, बट मुझे अब याद आया। नहीं, जर्नी नॉट बैलेट नंबर से स्टार्ट नहीं हुई। ये उससे पहले की 2 साल पहले की जर्नी है। जब एक अननोन स्टूडेंट था, मैंने इंटर क्लियर किया था। जस्ट एक रैंडम कोई निकासा का इवेंट अटेंड किया। दैट टाइम में मुझे नहीं पता था निकासा क्या होता है। रैंडमली एक निकासा मेंबर सामने था, मुझे लगा सीए होगा, जो नॉर्मली सबको लगता है कि निकासा मेंबर है सीए, बट ऐसा नहीं है, स्टूडेंट होते हो। तो उससे रैंडमली मैंने ऐसे पूछा कि यार आप सीए हो या इवेंट। तो उसने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, निकासा के ग्रुप में, जैसे अपडेट्स के ग्रुप में। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से सारी अपडेट्स मिली, कैसे इवेंट्स होते हैं, धीरे धीरे कैरी ऑन। तो 2 साल की जर्नी रही। फिर कभी प्लान में नहीं था कि निकासा इलेक्शंस भी लड़ेंगे, जब कि इवेंट अटेंड करना है। अच्छा लगता है इवेंट्स अटेंड करना, नेटवर्किंग करना, लोगों से बातें करना। तो वहाँ से जर्नी धीरे धीरे ग्रो होती गई। फिर मन में आया कि जब इतना कर ही लिया है, तो निकासा में भी चलते हैं। फिर निकासा का एक अलग लेवल पे करते हैं, लीडरशिप स्किल्स, स्टेज तक चलते हैं। ग्राउंड वर्क बहुत कर लिया है, अब बड़ा स्टेज की बात। तो यस, फिर वहाँ से इलेक्शन लड़ने का सोचा, सपोर्ट मिला सबका, एंड देन निकासा मेंबर। एंड निकासा के बाद की जर्नी तो है ही बहुत अपवर्ड्स ही रही है, कभी डाउनवर्ड्स नहीं आई हमेशा। बहुत सारे इवेंट्स, ऑलमोस्ट 70 टू 80 इवेंट्स अभी निकासा के एज ए मेंबर अटेंड किए। तो ये बहुत अच्छा जर्नी रही है, एंड अभी भी है। तो थैंक यू फॉर ऑल कि जिसने इतनी हैपनिंग, मतलब तब के कारण नहीं बन पाई है, नॉट सिर्फ मैं कि कुछ करा। तो यस। तो जैसे अभी आपने, अगर आपका वो देखे पूरा बैकग्राउंड कि आप पहले से ही बहुत सारी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ में पहले से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इसके बाद में आपने वीडियो से आर्टिकलशिप करी है और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ग्रे ऑरेंज से, और आपने रेगुलर कॉलेज से स्टडी भी करी है रामजस कॉलेज से। तो ये सब कैसे मैनेज करते हो? या मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, मेरे से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि कैसे मैनेज करते हो? ठीक है, तो यार देखो, मेरा जो रहता है ना कि मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ कि कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा काम बाद में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 2 काम है ना, तो मैं देखूँगा कि यार कौन-सा काम मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए अभी करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती है। तो यस, मैं उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, एंड जो काम बाद में भी हो सकता है। आप देखो, काम हमेशा दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं कभी-कभी, बट चूज़ करना पड़ता है कि अगर मैं दोनों एक साथ करने जाऊँगा, तो दोनों काम नहीं हो पाते यार। तो ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको फर्स्ट करो, एंड जो आपको ना डिले कर सकते हो, उसको सेकंड पे करो। ठीक है? चीज़ें, पता क्या होता है, हम ना चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, और आधा टाइम हम सोचने में निकाल देते हैं। मेरा हमेशा से ऐसा है कि यार अगर कुछ करना है ना, तो उसको कर लो। बाद में रिग्रेट होगा या कुछ सीखने को मिलेगा, वो बाद की बात। ठीक है? तो बस जर्नी ऐसी थी यार, जब कॉलेज अटेंड किया, कॉलेज करा। कॉलेज में 2 साल तक पूरी पढ़ाई करी अच्छे से। इंटर के एग्ज़ाम्स दिए। थर्ड ईयर में पूरा कॉलेज एन्जॉय किया अच्छे से। मतलब ये भी नहीं है कि स्टूडेंट ने, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे कि पूरे 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 तीनों साल उनके एग्ज़ाम थे रहे इंटर के, ना उन्होंने कॉलेज लाइफ़ अच्छे से कर पाई, और वहाँ पे भी स्ट्रेस रहा। तो ऐसा था, प्लान किया कि स्टार्टिंग में इंटर करेंगे अच्छे से, एंड देन कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज की जर्नी अपने आप में बहुत अच्छी होती है, एन्जॉय पूरा करनी चाहिए। तो यस, थर्ड ईयर में अच्छे से किया। उसके बाद धीरे से फिर अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी बढ़ी। कभी प्लान नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। मेरा कभी प्लान नहीं था बिग 6 या बिग 4, ठीक है? मैंने हमेशा सोचा था बिग 5 पे अपना। बट ये कॉलेज प्लेसमेंट मेरे लगा वीडियो में, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट था, कॉलेज में आई थी वीडियो फॉर आर्टिकलशिप। ठीक है? तो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया, फर्स्ट टाइम क्रैक हो गया। तो मैंने जब सोचा कि यार फर्स्ट टाइम हो गया है, जब किसी का हो जाता है, देखो टू बी ऑनेस्ट सबके प्लान चेंज हो जाते हैं। जब बिग 6 या बिग 4 में होता है ना, तो फिर कोई मना नहीं कर पाता उस चीज़ को। क्योंकि यार देखो, हेक्टिक कितना ही हुआ, बट जो एक्सपीरियंस है, जो ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम है।
तो यस फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने कहा सोचा, फिर ना मैंने कभी बिग फोर में अप्लाई किया, मुझे सच में बताया कि बिग फोर का तो प्लान ही नहीं था। मैं कहा जब वीडियो में वो गया तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे करते हो टेट ऑडिट मिल गया था, तो यस वीडियो की जर्नी रही, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ऐसा मैं बताया कि ना स्टार्टिंग में मेरा कभी कोई प्लान नहीं था, अच्छा ना निकासा का ना कोई बिग सिक्स का, बट जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एक तो था कि यार अदर साइड ऑफ द टेबल भी मुझे ना थोड़ा एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टैट ऑडिट किया, पूरा ऑडिट साइड देखा, तो मुझे था कि अदर साइड ऑफ द टेबल मतलब कंपनी में कंपनी कैसे ऑडिट करवाती है वो भी देखना है। ऑडिट मैंने कर लिया है, तो ये मेरा थोड़ा प्लान था बैक ऑफ द माइंड। तो इंडस्ट्री ट्रेनिंग मैंने इसलिए फिर स्विच किया, एंड जर्नी जो भी था इंडस्ट्री ट्रेनिंग चल रहा है काफ़ी अच्छा है, दोनों साइड मैंने देख लिया, अभी ऑडिट कैसे करते हैं और ऑडिट कैसे करवाते हैं। जस्ट इट वॉज गुड। तो ये कौन सी डोमेन में है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? हाँ, इंडस्ट्री ट्रेनिंग में अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। या ओके, तो उसी से रिलेटेड हो गई। यस यस। और जैसे अब निकासा में आप मेंबर हैं, तो आप बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, बट क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके रोल में क्या आती हैं और इसके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स, पर्क्स और बेनिफिट्स क्या रहते हैं। देखिए निकासा का स्टूडेंट लेवल पे जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो निकासा कराते हैं। बहुत सारे बच्चे जब हम जाते हैं ना मतलब आईटीओसी क्लासेस में या बच्चों से मिलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता निकासा क्या है। इवेंट अटेंड तो कर रहे हैं बट पता नहीं कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है। बट ठीक है, स्टूडेंट लेवल पे नॉर्थ इंडिया में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे निकासा कराते हैं स्टूडेंट लेवल। अब जैसे मैंने बताया 60 टू 70 इवेंट्स, और मतलब उससे भी ज़्यादा इवेंट्स हमारे निकासा ने इस बार कराए हैं। एक ऑलमोस्ट 100 मीट्स करने वाले होंगे, बट मेरी जितने अटेंड करे मैं उतने बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, एक पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको पूरे साल में ये इवेंट्स कराने हैं। उसके हट के भी एडिशनली करा सकते हो, बट उतने इवेंट्स हमेशा हमारे पास रहते हैं कि एक चार्ट रहता है हमारे पास, इतने ये इतने सेमिनार्स आपको कराने हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसेस ये चीज़ें रहती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और एडिशनली अगर हमें लगता है कि ये चीज़ नेसेसरी है, फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट ड्राइव हमें आर्टिकलशिप के लिए करानी है, वो एक क्राइटेरिया नहीं रहता, बट हमें पता है कि स्टूडेंट्स के लिए करानी है। ठीक है, हमने 2-3 साल से स्टार्ट किया निकासा में। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप फाइंड कर रहे हैं वो ढूँढ सकते हैं यहाँ पे। और हमेशा बैकग्राउंड में रहता है ना, देखो बच्चों को हमेशा बहुत क्वेरीज़ आती है, ये इवेंट करा दो, ऐसे कर दो, बट वो चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होती। बहुत मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल लगते हैं। ठीक है, बीयूएसटी गाइडलाइंस में वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है, फिर बहुत ग्रांट अप्रूवल्स भी रहते हैं, बीयूएस अलाउ करेगा नहीं करेगा। अब बच्चों ने कहा ये ट्रिप करा दो, बट हर चीज़ ये कंट्रोल में नहीं होती कि आपने बोल दिया और ऐसे हो गया। बट येस बच्चों के इनिशिएटिव्स रहते हैं, बच्चों के क्रिएशंस रहते हैं। अगर वो हम करा पाते हैं तो ये अच्छा रहता है, बट अगर नहीं हो पाता है तो हम सजेशन ज़रूर देते हैं आगे कमेटी को कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, इमीडिएट ना होता हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऑलरेडी कुछ इवेंट्स प्लान्ड होते हैं। या बच्चों का काफ़ी रहता है, जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स डे था, तो काफ़ी बच्चों का था यार यार हमारे एग्ज़ाम्स अभी मत कराओ, बाद में कराते रहो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, ऐसे हैंड में नहीं होती हमारे, हमें भी पता है यार एग्ज़ाम्स हैं, हमें ही बच्चे बच्चे कम आए हुए, बट हमें भी है कि यार यार ये इवेंट हमारे पास टाइम नहीं है आगे जाके, तो हमें अभी कराना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी रहती है। बट ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करा के ना एक चीज़ क्या मिलती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। आपको स्टेज मैनेज करना है, आपको क्राउड मैनेज करना है, आपको रजिस्ट्रेशंस लाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, हसल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ये बहुत अच्छी रहती है, मुझे जो अच्छा लगता है यहाँ पे पूरा ये मैनेज वैनेज करना। ठीक है, प्रेशर भी होता है, बट आप सीख से ही बहुत ज़्यादा होता है। और पार्क्स क्या रहते हैं इसके? हाँ, हाँ, पर्क्स यस, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? क्या आपको ये लगता है क्या निकासा इतने सारे इवेंट्स यहाँ पे इतनी सिटीज़ में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी सिटीज़ ट्रैवल करी, निकासा कुछ देता होगा, लगता है ऐसा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। कि यार स्टैट ऑडिट में मिलते हैं लेकिन यहाँ पे निकासा में नहीं मिलते हैं, ठीक है? निकासा में हम आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें निकासा से कुछ भी ज़ीरो, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, ना कोई स्टाइपेंड मिलता है, ना कोई रिइंबर्समेंट, कुछ नहीं मिलता। जितने भी खर्चे होते हैं एज़ इट इज़ खुद ओन पॉकेट से देने पड़ते हैं, ठीक है? जब मैं निकासा में आया था ना, तो मेरे स्टार्टिंग में मेरे एक सीनियर निकासा मेंबर ने बोला था, "अंकित 5-6 हज़ार रुपए तैयार रखिए क्योंकि इतना पैसा लगने वाला है निकासा में", ठीक है? तो उससे ज़्यादा ही लग चुका है। बट येस, जब आप करने जाते हो ना तो चीज़ें एन्जॉय भी करते हो आप, ठीक है? लेकिन उसके कुछ अपनी साइड से भी होता है कि खुद का भी खर्चा भी करना पड़ता है। तो येस निकासा से कहीं से भी आपको कुछ नहीं मिलता है, बट पर्क्स सबसे ज़्यादा यही रहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम की मैं अपनी पर्सनैलिटी देखूँ और आज की पर्सनैलिटी देखिए, टोटली डिफरेंट। आज मैं पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ आपके साथ, उस टाइम मैं नहीं कर सकता था ये, क्योंकि मेरे अंदर इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, करेज नहीं था कि मैं इतना सब कुछ बोल पाऊँ। तो ये सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। उसके साथ-साथ आपकी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आप कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर सामने वाले से फेस करने के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए। या
हाँ, से मैंने भी इवेंट जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सब अटेंड करी थी, तो मैं भी आया था। मैंने सोचा कि शायद आपसे मिल पाऊँ या बात हो पाए, बट इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है उस दिन, तो फिर मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। इसके बाद में मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप प्रेसिडेंट के साथ भी मतलब फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं, और अपने जो भी एनआईआरसी में जो भी लोग हैं उनके साथ में फ्रिक्वेंट मीटिंग्स रहती हैं, तो इन लोगों से आपको क्या सीखने को मिलता है जो टॉप लीडरशिप है? या कोई स्टोरी हो ऐसी जो आप पर्सनली आपको कुछ इंस्पायर करी हो? ये देखिए और सारी सीनियर मेंबर्स हैं, वन डे का स्ट्रगल नहीं है। इन लोगों ने बहुत फाइट करी है क्योंकि इस पोजीशन में पहुँचने के लिए आपको इलेक्शंस फॉट करने पड़ रहे हैं। सब कई सालों के इलेक्शन की फॉट जमी है, काफ़ी लोग इलेक्शंस में हारे भी है, उसके बाद जीते भी है और यहाँ पे एनआरसी मेंबर्स हो, चाहे कोई भी मेंबर हो, सब इलेक्शंस लड़ के पहुँचे और बहुत लंबी जर्नी सबने फेस करी। तो इन सबसे ना एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, जो एज़ अ स्टूडेंट लेवल पे अभी हमारे अंदर नहीं है, वो है पेशेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम लोग क्या होता है घबरा जाते हैं, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं। बट मेंबर से सीखने को मिलता है उस पोज़ीशन में काम रहना है। क्योंकि पता है यार बहुत सारी चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है यार आईटी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती है, फूड अच्छा नहीं लग रहा, फैकल्टी अच्छा नहीं है, बच्चे क्या है मेल कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग लगता है कि यार यार क्या हो गया, ऐसा हो गया, हम थोड़ा थोड़ा एस्केलेट करते हैं मैटर को। बट एट ए मेंबर साइड ना वो लोग के काम रहते हैं और नॉर्मली रहते हैं सिचुएशन में, ये नहीं कि बहुत हाइप कर देना सिचुएशन को, नॉर्मल लोग ही सब एक्शंस लेते हैं, ध्यान रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने इन लोगों से ये सीखी है कि कितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो, आपको काम रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है आप इवेंट मैनेज कर रहे हो, ठीक है? स्टेज के ऊपर बहुत बार होता है कि एम टू एम चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेस्ट स्पीकर आ गया, कोई सीसीए मेंबर आ गया, कोई भी आ गया, आपको इनवाइट करना है, आपको उसका वेलकम करना है। तो हम स्टूडेंट लेवल पे क्या होंगे, घबरा जाते हैं उसी टाइम कि कैसे हुआ, ये क्या हो गया? वो लोग काम ही रह के सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा सीखी है। पता है सच कोई स्टोरी तो नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है? याद आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बस यस, सबसे बेस्ट चीज़ यही है इनकी कि काम कैसे रहते हैं। एंड उन लोगों से ये सीखने को मिलता है कि यार सबने छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, किसी ने भी एज ए ओसी मेंबर स्टार्ट किया था। आज हमारे जो जगजीत सर एनआरसी चेयरमैन है, पहले वो एमसीएस में क्लासेस लेते थे, आज उनकी वहाँ से जर्नी बढ़ी है। कितने लोग ब्रांच मेंबर्स बन के यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोग इलेक्शन हार के पहुँचे। तो ये और नंदा सर की जैसे बात करी, नंदा सर तो अपने आप में बहुत एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था फरीदाबाद कॉन्फ्रेंस में, इसमें 2023-20 में। जब उनके ना वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको ना, आप कहीं भी जा भी रहोगे ना, कहीं दूर भी होंगे, तो आप जाके वहाँ बैठ सकते हैं। ऐसे वर्ड्स रहते हैं उनके, बहुत मोटिवेटिंग वर्ड्स रहते हैं, तो उनको हमेशा सुनना बहुत बार मीटिंग हुई है, बहुत बार उनको सुनने का मौका मिला है। तो ये हमेशा बहुत इंस्पायरिंग रहता है। अच्छा, और इतने सब इवेंट मैनेज करते-करते जैसे घर में कभी ये नहीं होता कि आपके मम्मी बोले कि अब ज़्यादा हो रहा है भाई, थोड़ा टाइम से आओ? या टू बी ऑनेस्ट रिसेंटली की बात है, अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी कज़िन्स की वेडिंग थी एंड उसी टाइम मेरा मुंबई और इंदौर का टूर था, मतलब मुंबई और इंदौर कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो मुझे पता था कि शादी जैसे ही मैं जिस दिन आया, जस्ट मेरी उस दिन घर में शादी थी। मैं 12 बजे पहुँचा और शाम को 7 बजे की शादी थी। तो घर वालों का बस यही कहना था कि शादी में भी क्यों ही आना है, अगले भी नहीं आ जाइयो सीधा, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार रहता है यार, बहुत सारे इवेंट्स हैं। अभी मुझे पता है फ़ेब में भी एक शादी आ रही है, बट उस टाइम भी मुझे पता है कि मेरा कुछ ना कुछ इवेंट है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यस, बहुत बार रहता है कि आप अटेंड नहीं कर पाते। बट वो है कि फैमिली भी समझती है, जैसे कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, ठीक है। उनको पता है कि ये जो जर्नी है ना बीती, वापसी नहीं आने वाला, ये टाइम जो है मेरे पास बहुत गोल्डन पीरियड है। जितना मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, मेरी फैमिली हमेशा उसमें सपोर्ट करती है। बट येस यार, कभी-कभी रहता है कि यार कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, फैमिली गैदरिंग्स हैं, जो आपको अटेंड करनी पड़ती है। आप उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते सब कुछ। बट आपको जितना टाइम मिलता है ना इन चीज़ों से हट के, इंश्योर करो कि यार अपनी फैमिली को लो, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, बाद में भी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन जो एट द एंड आपका साथ देगा, आपके साथ रहेंगे, वो आपकी फैमिली रहेगी। तो यस, कभी भी किसी चीज़ को ना नेगलेक्ट मत करना, ये नहीं चीज़ फैमिली को भी छोड़ देते हैं बाद में रहने, ये जो चीज़ छोड़ दे अभी फैमिली को अगर साइड कर देंगे ना, ये चीज़ आगे जाके बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। तो हमेशा जब भी आप ग्रो करो ना, अपनी फैमिली को साथ लेके चलो। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि फैमिली का टाइम जो है कहीं और जगह भी जाता है, कई कई बार इवेंट्स के अंदर भी जाता है, लेट होता है। बट फैमिली को साथ लेके हमेशा चलो, उनसे बातें भी करके रहो बीच में जितना टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे से ये रहता है कि फैमिली भी रिस्पेक्ट करो, उनको साथ लेके चलो। यस। और हाँ, इंटर के आपके जैसे मैं अकाउंट्स का आपने लिंक्डइन पोस्ट शेयर कर रहा था, यू हैव स्कोर्ड 30 93 मार्क्स। सो वो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी उस टाइम पे? देखो यार, स्टार्टिंग से फाउंडेशन और इंटर की अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसे बताया कि ये जो इवेंट वगैरह, ये आईसीआई, निकासा जो भी मेरे लाइफ में आया, ये सब इंटर के बाद में आया।
इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद मैं को है अच्छा ही मानता हूँ कभी-कभी कि यार अच्छा है, उस टाइम मेरे पास इतना कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ फ़ोकस जो था मेन पढ़ाई पे। मेरा ना स्टार्टिंग से रहा था यार स्कूल लाइफ़ में 11th एंड 12th में आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन स्कूल, ठीक है? तो उस टाइम से ही था कि पढ़ाई में थोड़ा-सा 11th से लग गया था मैं। तो फाउंडेशन भी मैंने सेल्फ स्टडी करके अच्छा स्कोर कर लिया था एंड देन इंटर की बारी भी ना, इंटर में भी यही चीज़ थी कि यार पास तो होना है बट अच्छे मार्क्स से होना है। हमेशा फ़ोकस यही था। हो सकता है काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि तो कर तू बोथ ग्रुप से तेरी रैंक आ जाती। मे बी आ सकती थी बट उस टाइम नहीं पता था मुझे, तो मैं उसका रिग्रेट नहीं करता कि यार पास में जाते बोथ ग्रुप से तो ये होता वो होता। बट स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैंने अलग-अलग दिया। ग्रुप 1 में मैं इतना फॉलो नहीं करी कि वो स्ट्रैटेजी मैंने ग्रुप 2 में करी और वो स्ट्रैटेजी थी आईसीए के जितने भी पास पेपर्स है, एमटीबीज़ है, आरटीबीज़ है, उनके रिटर्न। मैं प्रॉपर 3-3 घंटे बैठता था, 2 से 5 के टाइम में बैठता था दिन के, ये आईके का रिटर्न पेपर करके देखना है, उसको फिर इवैल्यूएट करता था अच्छे से। और हमेशा से मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, चाहे कितने भी प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी पेपर्स हो, सबको मैंने 3-3 घंटे बैठ के लिख के देखा है। इससे चीज़ क्या होती है ना, एक तो आपको ना पता लग जाता है प्रेशर में कैसे लिखना है। जो पता है आपको 3 घंटे में एग्ज़ाम्स में, वहाँ पे क्या होता है बच्चे नर्वस हो जाते हैं कभी-कभी। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, आधा टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा हम वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ ना जब आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करते हो ना, आप वहाँ सीख जाते हो। टाइम मैनेजमेंट पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्या फॉर्मेटिंग रहेगी, क्या प्रेज़ेंटेशन रहेगी। तो हमेशा मैंने ना यार पेपर रिटन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। मतलब मेरा बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा ऐसा रहता है कि इन द शूज़ ऑफ एग्ज़ामिनर में जाके देखो कि वो आपसे क्या चाहता है, कैसे वो चेक करने वाला है, क्या-क्या चीज़ें देखने वाला है, ठीक है? तो वही चीज़ रही है। आईसीए आपसे क्या-क्या डिमांड करता है, आपको अगर प्रेज़ेंटेशन वो कर रहे हो ना, पेपर लिख रहे हो, आप मेरे जैसे अगर एग्ज़ाम पेपर है, लिंक्डइन पे 2-3 स्निप्स लिखोगे ना, तो हमेशा मेरा फ़ोकस हमेशा प्रेज़ेंटेशन पे रहा है कि कितना अच्छे से प्रेज़ेंट मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रेज़ेंट कर पाओगे ना, उतना एग्ज़ामिनर को आसान होगा आपका पेपर चेक करने के लिए। या जितनी आप खिचड़ी बना दोगे, बहुत एक कन वो करके लिखोगे, तो एग्ज़ामिनर के लिए भी दुखी रहता है और वो फिर वो ये ना बैक ऑफ द माइंड उतने ही कम मार्क्स मिलता है। तो यार अच्छे से प्रेज़ेंट करो, अच्छे से जितने वर्किंग नोट्स बना सको बन। तो यस यही चीज़ हमेशा फ़ोकस रहते हैं। और एक एग्ज़ाम्स की स्टोरी भी है, बहुत अच्छी स्टोरी है अगर मैं बताना चाहूँ। अकाउंट्स का पेपर था 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है? बैलेंस शीट का क्वेश्चन था पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने ऑलमोस्ट 30-35 मिनट उसके ऊपर स्पेंड किए और लास्ट में जाके जो एक हर कोई स्टूडेंट के साथ होता है बैलेंस शीट मैच नहीं चली, ठीक है? अब मेरा 2 पर्सपेक्टिव हो सकती थी, या तो वहाँ पे नर्वस हो जाऊँ और मैं आगे की 15-20 मिनट और वेट कर दूँ सीट के ऊपर। बट उस टाइम मैंने एक चीज़ क्या करी, मैंने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ा। ये मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है, जितने मार्क्स हैं इंटू 2 मतलब 2 मिनट से मल्टीप्लाई करो, उतना ही टाइम उस पे देना है, उससे ज़्यादा टाइम उस पे नहीं देना है। चाहे वो क्वेश्चन सही हो या ना हो ना। मैंने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ा एंड मैं आगे बढ़ा। एंड लास्ट में मेरे पास 10 टू 15 मिनट्स स्पेयर थे। मैं वापस उस क्वेश्चन पे आया और मैंने जब उस क्वेश्चन में देखा दोबारा सही करा तो येस बैलेंस शीट मैच हो गई। एंड जब मैंने आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाई, आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20 ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है? तो वो चीज़ रहती है यार, क्या रहता है, ये कैसे मेरा इम्प्रूव हुआ, ये जब मैंने रिटर्न प्रैक्टिस करी थी ना, वहाँ से मुझे समझ आया कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नीचे एक क्वेश्चन के ऊपर पूरी 3 घंटे बिता देना है। स्टेप बाय चलो, प्रेज़ेंट अच्छे से प्रेज़ेंट करो। हर क्वेश्चन में जितने टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम स्पेंड करो। हो सकता है यार नहीं हो रहा तो ठीक है, छोड़ दो, थोड़े से मार्क्स तो मिलेंगे। स्टेप मार्किंग आईसीए की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? स्टेप मार्किंग नंबर में लगा है और सबसे बेस्ट चीज़ वही मुझे लगती है। तो इस एग्ज़ाम्स का तो ये रहा, हमेशा फ़ोकस ये रहा है टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करो। ओके। सो रिसेंटली आपने एनटीएस में भी 2 बार, शायद हुँ। 2 बार ना? 2 बार ही आपने वो पार्टिसिपेट किया एंड विन भी किया उसको, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? टू बी ऑनेस्ट जनवरी 24 में मुझे पता लगा एनटीए। मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट एनटीएस क्या होता है। अ, हमारे दिल्ली के अंदर ब्रांच लेवल का कॉम्पिटिशन था ड्रामा का। एक दिन पहले मेरे दोस्त का कॉल आया रहा, वो कह रहा टीम नहीं बन रही है, तुझे अगर प्ले करना है तो बता, हम करते हैं। उस दिन बैक ऑफ द माइंड में यही क्वेश्चन था, ब्रांच लेवल पार्टिसिपेट करते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक एडिशन हो जाएगा, बस खत्म। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि जीतना है, क्या होता है, बस हम सब ऐसे टीम बना के गए थे क्योंकि ब्रांच लेवल पे टीम्स कंप्लीट नहीं हो रही थी। 3 टीम्स ही होती है मिनिमम, 2-3 टीम्स ही होती है, उतनी टीम्स नहीं हो पा रही थी। तो यस, बस बैक ऑफ द माइंड यही था कि ब्रांच लेवल कंप्लीट करना है, बस हमने करा, रात को ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी, सुबह जाके प्रैक्टिस करी एंड देन डिलीवर की। बाय गॉड हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि हम जीते। तो वहाँ से धीरे-धीरे फिर रीजनल लेवल पे भी बैक ऑफ द माइंड पे ये था कि फाइनल नहीं खेलना है, नेशनल नहीं जाना है, सिर्फ रीजनल जीतना है। ओह सॉरी रीजनल कॉम्पीट करना है, ठीक है? पर रीजनल अच्छा करा तो रीजनल जीते। बट नेशनल का एक गोल हमारा ये था कि भैया इतने यहाँ तक आया तो टूटना है। तो यस बहुत रिहर्सल करी, ठीक है? इनफैक्ट हमने एयरपोर्ट तक भी रिहर्सल रिहर्सल करी थी। एयरपोर्ट पे हम 3-4 घंटे पहले पहुँच गए तो एयरपोर्ट पे पूरा ड्रामा का वहाँ सेटअप कर वहाँ पे ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो यस बहुत मेहनत करी थी तो ड्रामा करे। बट उसके बाद नेक्स्ट एंट्रेंस आए, मेरा माइंड टोटली कन्फ्यूज़ था कि मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, क्विज़ था, डिबेट था, एलोक्यूशन था। मुझे नहीं पता था, मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी किसी में। बट ऐसे ही मैंने ऐसे चूज़ किया, मैं कहा यार कुछ डिफरेंट करते हैं, होगा अगर कर पाए तो कर पाते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। बट किया धीरे-धीरे, जीते उसमें, ब्रांच लेवल, नेशनल लेवल तक भी गए। नेशनल लेवल पे भी हुई, ज़ीरो होप थी। कुछ नहीं पता था कि नेशनल में, क्योंकि ड्रामा में हमें पता था कि हमने अच्छा किया है, हम जीत सकते हैं। बट ऐसे में क्योंकि यार आपने पेपर पे लिखा है, आपने कोई परफ़ॉर्म सबका देखा तो है नहीं कैसे किया है, तो जीक्स बट येस उसमें भी जीते तो काफ़ी हुआ। एनटीएस में ना देखो मेरा हमेशा से बच्चों से यही रहता है कि आप पार्टिसिपेट करो, आपको खुद ही नहीं पता आपके अंदर क्या टैलेंट है। वो टैलेंट कैसे निकल जाएगा बाहर, आपको नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था कि ड्रामा, एक स्टेज के ऊपर परफ़ॉर्म करना है, एक्टिंग स्किल्स, ऐसे-ऐसे ड्रामा मतलब ऐसे-ऐसे शॉट्स दिए ना, मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें करी है, मुझे खुद नहीं पता है। अगर मैं अपनी वीडियो देखता हूँ, तो हँसी आती है कि तूने कैसे किया है ये? तो यस आपको खुद नहीं पता होता कभी-कभी कि आप क्या परफ़ॉर्म कर दोगे। तो यस हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे बच्चे पूछते हैं क्या इवेंट्स अटेंड कैसे कर लेता है इतने सारे? यार इतना सोचोगे ना तो नहीं कर पाओगे। जस्ट जाओ, एक इवेंट अटेंड करो, अगला इवेंट आप खुद मन करेगा आपका जाने का आपका। तो ये चीज़ हुई। बस। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्टेज फ़ियर जो होता है मोस्ट ऑफ लोगों को, वो कैसे खत्म होता है? या तो वो चीज़ फिर तो आज भी है मेरे अंदर, ठीक है? स्टेज पे अगर जाने को बोले ना तो हर कोई नर्वस होगा, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो, स्टेज फ़ियर हमेशा थोड़ा आपके मन में रह रहा है। बट अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हमारे वहाँ पे एमओसी थे गोविंद सर, उनके पास मैं गया और उनसे ना मैंने सजेशन लिया कि सर एमओसी थी, एमओसी हो चाहे स्टेज हो चाहे सबसे बेस्ट चीज़ क्या आप क्या कर सकते हो? मैंने उनको बताया कि सर मैं क्या करता हूँ मिरर के सामने जाके बोलता हूँ। आप बताओ मिरर के सामने जाके यार रिहर्सल करना इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस ऑन सम? इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस? या मुझे लगता था मैं हमेशा मैं ये करता हूँ। बट उन्होंने जाके ना उन्होंने एक चीज़ बोली, अंकित आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, आप खुद को फेस करो। आपने खुद को देखा, आप बोल लोगे खुद को देख। बट सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ पता क्या है? जैसे अभी कैमरा चल रहा है ना यहाँ पे, कैमरे के सामने बोलो। कैमरे के सामने जब रिकॉर्ड करके बोलते हो ना, तो आपसे नहीं बोला जाएगा। जब चीज़ें ना आपके सामने कैमरा होता है, कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा नर्वस होते हो, घबराते हो। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जितनी हो सके ना वीडियो रिकॉर्ड करो। कोई प्लान मत करो, कोई टॉपिक नहीं, कुछ बस वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ ना कुछ बोलते रहो करो। ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगी ना और इम्प्रूव करेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैंने करा और मुझे पता लगा जब कैमरा सामने चल जाता है ना, तो अंदर चीज़ नर्वस होने लग जाती है, वो चीज़ें थी वो भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बट वहाँ चीज़ ना धीरे-धीरे इवेंचुअली ग्रो होता है। अब काफ़ी सारी स्टेज होती है एंड थैंक्स टू निकासा या उसके जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली स्टेज पे जाके एमओसी करने की, एंकरिंग करने की या स्टेज मैनेज करने की, आज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ ना। तो मैं हमेशा से मेरा एक यही स्ट्रैटेजी है या सजेशन है कि आपको जब भी मौका मिले ना स्टेज पे जाने का या किसी गैदरिंग के बीच में भी बोलने का, तो यस बोलना। आप घबराओगी देखो जब मैं स्टूडेंट था, मेरे पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट कर लो या बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लो। ये तो मैंने अभी आके करा है, पहले भी अपॉर्च्युनिटीज़ थी। बट उस टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होता था कि नर्वस है, कैसे होगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की 4 लोग हँसेंगे, ये करेंगे, सबके माइंड्स में होता है थॉट सबके। बट अब मैंने चीज़ क्या सीखी है ना, बस कर लो, जो होगा बाद में देख लेंगे। बस ये करेज चाहिए, जिस दिन आ गई ना, वो स्टेज फ़ियर्स धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएगा। आज भी स्टेज पे जाके यार देखो, जब मैं ना स्टार्टिंग में रहा था, वॉलंटियर था, मैंने अकेले जा जाके एमसीएस क्लास में अनाउंसमेंट करी है और एमसीएस क्लास में अनाउंसमेंट करना एक मतलब नाइटमेयर की तरह है, ठीक है? वहाँ पे ऐसे वो होते हैं ना, ज़िंदा ज़िंदा लोग नहीं होते हैं वो, मतलब होता है ना एक शमशान में आगे मतलब इतना साइलेंस, सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए हैं कि मार-पीट के बिठा रखा है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ जाके अगर आपने अनाउंसमेंट कर दी और उनको 5-10 मिनट झेल लिया, तो भाई आप कहीं भी जाके कुछ भी एंकरिंग कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट वहाँ जाके मैंने अकेले एंकरिंग करी है, एक अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड था मैं उस टाइम। उस टाइम मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था, मतलब 5-6 इवेंट्स ही हुए थे उस टाइम मेरे जाके। लेकिन वहाँ जाके मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना कि मैंने हाँ, अकेले जाके कर कर आया। फर्स्ट टाइम किया था मैंने और अकेले जाके एमसीएस क्लास ला। तो ऐसी चीज़ें करो, आपको खुद बहुत 4-5 सीनियर्स करिए, उनसे जाके बात करो, तो आपकी ना थिंकिंग पावर बढ़ती है। आप देखो, जब अपने आप को देखोगे ना और अपने से 5-6 साल का सीनियर से जाके बात करोगे, अपनी ना थिंकिंग पावर का मतलब वो थिंकिंग पावर को एनालाइज़ कर पाओ। क्या उन चारों की थिंकिंग पावर और आपकी थिंकिंग पावर में कितना डिफरेंस है? जो आप चीज़ सोचते हो ना एक्साइट हो जाते हो कि किसी छोटी-सी चीज़ को लेके, सीनियर सुन देख के ना एक्साइट नहीं होते, वो सोचते हैं बहुत चीज़ों को, एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को। हम बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं चीज़ों को कोई चीज़ अच्छे से आ गई हमारे पास या कुछ अपॉर्च्युनिटी आ गई, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। बट वो एनालाइज़ करते, थिंक करते, तो धीरे-धीरे ना यही स्टेज होती है आपके मैच्योर होने की। यहाँ ही जाके आप मैच्योर होते हो। तो येस, स्टेज फ़ियर का सबसे
अच्छा चीज़ है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, बस जाके पार्टिसिपेट करो, अपने आप को कंट्रीब्यूट करो अपने आप। इवेंचुअली आपका जो है स्टेज फ़ियर अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी है। जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, एनटीएस में ही हुआ था। और वो मेरे फ्रेंड ने गलती से मुझे लिंक शेयर कर दिया था कि ये ऐसा है। वो जाता नहीं था कि कोई और जा दे। तो वो स्केच में था, बट मैंने उसमें प्रेज़ेंटेशन पे कर दिया था। मैं गया, मैंने पीपीटी तो काफ़ी अच्छी बनाई, बट मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे पैर काँप रहे थे, ठीक है। मैंने पूरा इंग्लिश में जो भी होता था, मैंने पूरा एआई के ऊपर प्रेज़ेंटेशन था, पूरा कंप्लीट किया और मैं बैठ गया चुपचाप जाके। मुझे नहीं पता किसी ने क्या देखा, क्या नहीं देखा, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोल दिया वहाँ पे। मैं बैठ गया वहाँ पे और थोड़ी देर बाद एक मैम थी, उन्होंने पर्टिकुलरली मेरा नाम लेके मुझे अपनी जगह पे स्टैंड अप होने को बोला। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या गलती कर दी मैंने? मैम ने कहा कि इसके पैर काँप रहे थे मैं जब देख रही थी, बट इसने पूरी अपनी पीपीटी इंग्लिश में पूरी जैसे प्रेज़ेंट करनी चाहिए थी वैसे प्रेज़ेंट करी है। तो उन्होंने उस क्लैपिंग से, बस मेरी उस क्लैपिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तब से मैं नहीं डरता, मैं कुछ भी प्रेज़ेंट करने से या फिर किसी से कुछ पूछने से, मेरे अंदर वो फ़ियर नहीं रहा। यस, यस। देखिए जैसा आपने कहा ना सेम चीज़ थी। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आपको ना इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ना इम्प्रूव करती है। जैसे मैंने एमटेस का एग्ज़ाम्पल दिया जब मैंने बैक 2023 में फर्स्ट टाइम किया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ा कि मैं जब यहाँ कर सकता हूँ, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तो ये कभी भी घबराओ मत, जो अपॉर्च्युनिटी मिले बस ग्रैब करो उसको। आप खुद अपने आप में ना अपनी इम्प्रूवमेंट आप खुद देखो। लोग कहते हैं कि यार स्टार्ट कहाँ से आज? अरे जो चीज़ मिले ना वहाँ से स्टार्ट कर दो बस। बाद में ग्रो देखो वन टाइम एक एक दिन में तुम ग्रो हो नहीं जाओगे, टाइम लगता है। बट यस वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना छोटा-छोटा स्मॉल स्टेप पे, ज़रूर आगे बढ़ जाओ। हुँ। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आप क्या सोचते हो कि इम्पोर्टेंट है या फिर हाइप है? या देखो आजकल क्या है ना अब जब से 2 इयर्स की आर्टिकलशिप हुई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने बहुत सा मतलब 3 में से 1 स्टूडेंट तो है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ओर जा रहा है। उनका क्या रही है फर्स्ट सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लोग क्यों ही जाते थे? क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ना स्टडी लीव्स बहुत कम मिलती थी। जैसे या 3-4 मंथ्स की स्टडी लीव मिलती थी इसलिए कोई वहाँ जाता नहीं था ना, क्योंकि कंपनी वाले स्टडी लीव बहुत कम देते थे। लेकिन अब क्या है आप आपको कंपल्सरी 6 मंथ्स का लीव आपको मिल ही जाएगा मतलब दोस्त आपकी जैसी कंप्लीट हुई आपको दोबारा तो आना नहीं है। जितना टाइम पीरियड आपके पास बचा आपका स्टडी लीव। तो इस बीच और इंडस्ट्री में देखो यार हर कोई जाना चाहता पहले भी जाना चाहता था बस स्टडी लीव के कारण नहीं जाता था क्योंकि स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा मिलता है और एज़ कम्पेयर टू फर्म थोड़ा वर्किंग लाइफ बेटर रहती है वहाँ पे जाके। देखो मुझे बाकी कंपनीज़ का तो नहीं पता बट हाँ, मेरी ऐसी जितनी वीडियो में वर्किंग लाइफ और यहाँ पे जो वर्किंग लाइफ है, यहाँ पे थोड़ी बेटर है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है। पूरा भी नहीं कह सकता बट येस थोड़ा उस एज़ कंपैरिज़न टू वीडियो यहाँ पे है, ठीक है। बट इंडस्ट्रियल लर्निंग का मैंने ऑलरेडी जैसे बताया मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे अदर साइड ऑफ द टेबल भी एक्सप्लोर करना है। मैंने स्टैट ऑडिट देखा है, मुझे ऑडिट करवाना है। तो ये सबका डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड है, इंडस्ट्रियल एनीवे सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव जस्ट यही था कि मुझे ये भी देखना है कि कंपनी में काम कैसे हो सकता है। सो आफ्टर क्वालिफाइंग चीज़ मेरे पास एक पर्सपेक्टिव हो या मेरे पास एक क्लियर चीज़ हो कि या मुझे कॉर्पोरेट में जाना है या एज़ ए कंसल्टिंग में जाना है, फर्म में या कंटिन्यू करना है, कंपनी में जाना है। तो यस मेरा यही मोटिव था। वेस्ट बेस्ड टू नेटवर्क कैसे? सर, वेस्ट बेस्ड टू नेटवर्क। ओके, बेस्ट टू नेटवर्क वर्क। हाँ, फिर फॉर उसके लिए जो जिसको हेजिटेशन भी होती है बोलने में, तो वो कैसे स्टार्ट करें? मैं हमेशा से नई चीज़ बोलता हूँ, हमारी सीए कम्युनिटी में ना नेटवर्किंग करना बहुत ईज़ी है। आप किसी से जाके कुछ भी बात कर सकते हो। भाई कौन से लेवल पे आर्टिकलशिप कर रहा है या मतलब कौन से लेवल पे तो सीए में है। अगर आर्टिकलशिप कर रहा है तो कहाँ से आर्टिकलशिप कर रहा है। पढ़ाई की बात कर सकते हैं जो किसी का करने का मन नहीं करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हो सीए स्टूडेंट के साथ-साथ। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बात करना और सीए के साथ करना मैं हमेशा चलता हूँ बहुत ईज़ी है। ठीक है, नेटवर्किंग के बहुत सारे जैसे कॉन्फ्रेंस हो कहीं भी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने आपको लिंक्डइन पे देखा था, आपकी पोस्ट देखता हूँ, कि मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद आते हैं और मैं समझता हूँ कि यार ये वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, आप किसी को आके अप्रोच कर। हर कोई सोचता है यार सामने वाला आके मेरे से बात करेगा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। बट सबसे गलत चीज़ ये अगर कोई दिख रहा है, कोई आपको जानने वाला दिख रहा है या कोई भी आपको दिख रहा है, जो आपको एडमायर करता है, आप जानते हो उसको या नहीं भी जानते, बट आपको पता है, तो आप बस खुद जाओगे आप। आपको खुद ही नहीं पता था, वो ऐसी क्या लर्निंग दे देगा, एक ऐसी वैल्यू ऐड कर देगा ना, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हो सकता है वो यार किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो, आप जॉब की सर्च में हो, आर्टिकलशिप की सर्च में हो, आपकी हेल्प कर दे। हम लोगों को बोलते हैं कि यार कॉन्फ्रेंस के अंदर आप आते हो ना, तो आपको बहुत रेफरेंसेस मिल सकते हैं। कई लोग अच्छी जगह से आर्टिकलशिप कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई दोस्त ही हो जिसकी आर्टिकलशिप लग गई हो और आपकी ना लगी हो। वो अपनी फर्म में आपको हेल्प कर सकता है आर्टिकलशिप के लिए, या रिज्यूमे में हेल्प कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार नेटवर्क का सबसे चीज़ रहती है, जब भी कोई इवेंट हो ना और आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं बोलता कि यार आपके 15 दिन में एग्ज़ाम्स है, 20 दिन में एग्ज़ाम्स है और उससे पहले आपको इवेंट अटेंड करो, नहीं। मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करूँगा। लेकिन आपके पास टाइम है 4-5 महीने एग्ज़ाम्स के, या एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हो, तो डेफ़िनिटली यार जो इवेंट है ना, अटेंड करो। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स इवेंट में अटेंड करो। फेस्ट में है, फेस्ट करो। कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस तो ऐसी चीज़ है ना, आप उसमें अटेंड करो। टू बी ऑनेस्ट यार, आज मेरी 19 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जो मैंने अटेंड करी है, और हर कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस अपना-अपना रहा है। काफ़ी कॉन्फ्रेंस अच्छी, एक डिफरेंट रूल्स रहे हैं हर कॉन्फ्रेंस में। बट इस कॉन्फ्रेंस से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। बिग फोर स्कूल्स मिलेंगे, मिड स्पेस के मिलेंगे, ठीक है? इंटर के लोग मिलेंगे, तो सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी लर्निंग सेश है, अपने क्या कहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको वहाँ शेयर करने को मिलते हैं। तो हेजिटेशन ये है कि हेजिटेट मत करो। 2-3 लोगों से भी ना, एक चीज़ और बताता हूँ, किसी ने कहा था, आप सी स्टूडेंट इवेंट में जाते हो, अपने दोस्तों के साथ जाते हो, बट पूरे इवेंट में हम दोस्तों के साथ नहीं रहे हैं। मतलब आप इवेंट में गए, जिनके साथ गए हो उनको भूल जाओ। आप इवेंट से बाहर निकलो, नए दोस्त बना के। तो यही सच में रियल लाइफ में नेटवर्किंग है, और रियल लाइफ में ये कि आपने इवेंट को एन्जॉय किया है, वहाँ से कुछ सीखा है। जिसके साथ गए हो उसके साथ ही वापसी आ रहे हो, तो आपने क्या सीखा यार? जो जिसके साथ गए हो वो तो आपके साथ रहने ही वाले हैं, और भी दोस्त हैं। बट आपने वहाँ से नई कनेक्शंस बिल्ड करे, नए लोग बनाए, नए दोस्त बनाए, वहाँ से सीखा उन चीज़ों से। तो हमेशा ये रहता है कि यार यार जिनके साथ गए हो ना उनके साथ मत रहना, नए लोगों के साथ रहो, उनसे सीखिए और कनेक्शंस। हुँ, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ कही आपने। इसके बाद जैसे जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है, वो आप जो निकासा की टीम होती है, जो जो भी कासा होते हैं, उनकी टीम होती है, वो सिलेक्ट करते हैं ना? तो उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? आपके बेसिस पे आप कैसे जज करते हो कि ये बेस्ट है? देखो, मोस्टली जो पेपर सिलेक्शन के प्रोसेस रहते हैं ना, वो निकासा या कासा टीम के पास नहीं होंगे मोस्ट ईज़िली। काफ़ी जगह जो है ब्रांचेज़ लेवल पे है, अगर मैं रीजनल लेवल पे हूँ अभी निकासा में ना, ठीक? तो रीजनल लेवल पे हमारे पास नहीं होता है, पूरी कमिटी फॉर्म की जाती है, जो ये पेपर इवैल्यूएट करती है। जैसे पेपर के लिए हमने कोई फ्लायर्स निकाले, ठीक है? अनाउंसमेंट करी, बच्चे मेल करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद एक पूरी ना प्रॉपर टीम, मतलब हमारे नॉट हम, हमारे एनएआरसी या मतलब जो मेंबर्स लेवल पे है, वो 2-3 1-2 मेंबर्स, और जो एक 1-2 तीर अलग के हम अपॉइंट करते हैं, जो पूरे पेपर को इवैल्यूएट करते हैं और उनमें से बेस्ट निकालते हैं। काफ़ी लोगों का होता है कि यार लगता है कि हम स्टूडेंट लेवल पे हम ही इवैल्यूएट करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स के पास सिर्फ बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। जब पेपर होता है ना, यार हमारा पेपर सेलेक्ट करा दो, ये करा दो, कमिटी मेंबर्स का आता है, उसका आता है। बट टू बी ऑनेस्ट हमारे हाथ में नहीं होता। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर जगह ऐसा हो, लेकिन बहुत बहुत सारी जगह मोस्टली ऐसा ही होता है कि मेंबर्स देखते हैं ये चीज़, स्टूडेंट के हाथ में नहीं होती, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट के हाथ में होने पे बायसनेस बहुत ज़्यादा होता है। रियल लाइफ में हो रही है, नहीं हो रही, वो अलग बात है, बट बाहर से दिखती है कि ये बायसनेस हो सकती है। वो हमेशा अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को फ़ेवर करेगा, ये चीज़ होती है। और मैं मानता हूँ ये अच्छी चीज़ भी है कि स्टूडेंट लेवल हमारे स्टूडेंट के हाथ में नहीं होता पेपर सेलेक्ट करना ना, मेंबर्स के हाथ में होता है। बट काफ़ी जगह क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेज़ में या अपने कुछ ब्रांचेज़ में स्टूडेंट भी देखते हैं, बट ऑल ओवर ऊपर जो उनकी कासा चेयरपर्सन होता है, वो पूरा सुपरवाइज़ करता है, पूरा वो भी देखते हैं। बट स्टूडेंट की उनकी हेल्प करते हैं, वीडियोज़ वगैरह एनालाइज़ करने में, इन सब चीज़ों में। तो ये जो पेपर सिलेक्शन का रहता है, वो मेंबर्स के हाथ में रहता है पूरा टोटली। जैसे नेटवर्किंग की बात आई ना, ठीक है? नेटवर्किंग के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आजकल क्या है ना, नेटवर्किंग बहुत ओवर हाइप्ड हो गई है। जो रियल मीनिंग है ना नेटवर्किंग का, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार यार इवेंट में गए, कुछ नए लोगों से मिले, उनसे बात करी, दिस इज़ नेटवर्किंग एंड हो। बट एक्चुअल में ना नेटवर्किंग ये नहीं होती है। आप किसी से मिले, आपने एक कनेक्शन बिल्ड किया वहाँ पे, आपने जाना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करे, उसके आइडियाज़ आपने उसके लिए, ठीक है, आपने बात करी। अब इस बॉन्ड को आप कितने टाइम तक, एक कनेक्शन को आप कितने टाइम तक ना चाहिए रख के अपने साथ रख सकते हो, वो मैटर करता है। आप इवेंट वो खत्म, आप भूल गए उसको, बट नहीं ऐसा नहीं है। इवेंट खत्म हुआ उसके बाद भी आपकी बात हो रही है, आप ठीक है अपने आइडिया शेयर कर रहे हो, या कुछ आप नया इनिशिएटिव लाने वाले हो, आप सजेशन ले रहे हो, उससे बात करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि अब 1 साल बाद भी अगर उससे मिल रहे हो ना, तो आप पहचान पा रहे हो, जान पा रहे हो। ठीक है, कनेक्शंस को क्या ना बिल्ड करना पड़ता है। ये नहीं कि कनेक्शंस एक दिन में आपने बात करी, आपका कनेक्शन बन गया, वो नहीं। ओवर टाइम आपको धीरे-धीरे आपका कनेक्शंस बिल्ड होते हैं।
मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे हमारे पुणे विकास के चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं श्री, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, ठीक है? जो जिस तरह से कनेक्शन बिल्ड करते हैं ना नेक्स्ट टाइम, मतलब कनेक्शन में इससे क्या होता है, नॉट डेली कि आप डेली बात कर रहे हो या डेली चीज़ ऐसे कर रहे हो, बट आप जब भी कर रहे हो ना, सेम एनर्जी के साथ, सेम लेवल के साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है? और जब भी इवनिंग मिलो ना, जैसे मैंने एक नेटवर्किंग ना चीज़ सीखी थी उसी क्लास में, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आपके पास आप मीटिंग में हो और आपके पास मिस कॉल्स आती है, आपके पास 2 मिस कॉल्स ही है, एक नंबर है तो सेव नंबर है और एक नंबर है जो अननोन नंबर है, ठीक है? मतलब आप सेव नहीं है आपके फ़ोन में। तो सबसे पहले आप मीटिंग ओवर होने के बाद सबसे पहले कॉल किसको करोगे? नोन वाले। जो सेव नंबर है उसको कॉल करोगे ना? यस, क्योंकि अननोन का तो आपको पता नहीं किसका है। पहले तो अननोन को करूँगा यार। सेव को तो पता है ना कि किसका है। बट मोस्टली क्या रहता है ना, लोग सेव वाले को करते हैं, क्योंकि अननोन का नहीं पता, हो सकता है स्पैम भी हो चाहे कुछ भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए सेव्ड वाला रहता है, ठीक है? और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम नेटवर्किंग क्या करते हैं, हम इवेंट में गए, हमने क्या करा, सामने वाले का नंबर ले लिया, मैंने अपने फ़ोन में सेव कर लिया, मैंने कहा आपको मैंने ना मिस कॉल दे दिया, आप सेव कर लेना। अब सामने वाले ने सेव किया, नहीं किया, आपको नहीं पता। बट हमेशा ये इंश्योर करो, आपने सामने वाले का नंबर लिया, अपने फ़ोन में सेव किया, ठीक है, बट सामने वाला भी आपका फ़ोन नंबर सेव करे। अगर क्यों? अगर आप कभी फ्यूचर में कॉल करते हो ना, आपको नंबर सेव हो, उस बंदे को पता हो तो हाँ। और मैं हमेशा ना नंबर सेव कैसे करता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे मिला, ठीक है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिला, तो मैंने ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 दिल्ली में मैं आपसे मिला। सो दैट अगर आपका कॉल आया, आपका मैसेज आया, तो मैं पहचानता हूँ, हाँ, मैं इनसे वहाँ मिला। क्योंकि क्या होता है, एक बार में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एक बार में आप याद नहीं कर सकते उस बंदे से मैं कहाँ मिला था या उस पर्सन से मैं कहाँ मिला था। तो यही चीज़ें याद रहती है। आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं कि मैं फरीदाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए पीतमपुरा ब्रांच सेंटर में गया था अनाउंसमेंट करने। तो नंबर ऐसे भी सेव करता हूँ मैं, फरीदाबाद कॉन्फ्रेंस, पीतमपुरा, सो दैट मुझे माइंड में क्लिक हो जाता है एकदम से कि हाँ, मैं इस पर्सन से यहाँ मिला था। बहुत अच्छे से लोग कहते हैं, यार अंकित तेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। आप कैसे बना रहे हो वो मैटर करता है। तो इस नेटवर्किंग की फील्ड में ना, जब भी बनाओ ना तो रियल कनेक्शन में बनाओ। बस जस्ट सी गए, अटेंड किया, भूल गए, खत्म। ये चीज़ नहीं। तो हाँ, मेरे लिए हमेशा ना नेटवर्किंग क्या रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग में कीड़ा है, तो ये डेफिनिटली है यार। मुझे नए-नए लोगों से मिलना, उनके माइंड्स, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स जानना बहुत अच्छा लगता है। आज मतलब ऑलमोस्ट 2000 प्लस लोगों से मैं मिला, 2 ढाई साल में, और सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको जैसे अब एनटीएस, जैसे आपने बताया किसी दोस्त ने गलती से लिंक भेज दिया, दोस्त नहीं होता तो लिंक नहीं आता, पीपीटी नहीं हो, तो यही तो चीज़ें हैं। दोस्त कहीं न कहीं से तो बना होगा ना। कितने दोस्त इवेंट से बनते हैं, कहीं से बनते हैं, तो ये चीज़ें होती है, जो कहीं न कहीं हेल्प हो जाती है। आप निकासा ग्रुप में हो, आपको नहीं पता आज उस ग्रुप में वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, कुछ ऐसा इवेंट आ जाए जो आप ढूँढ रहे हो और वो आ जाए। मोस्टली क्या है कि बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैंने एक लिखित पोस्ट करी थी स्टूडेंट जर्नल के ऊपर। तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट जनरल लोगों के पास जैसे डिलीवर नहीं हो रहे थे, मेरा भी था, मुझे भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऐसे रैंडमली कॉल कर दिया ई सर्विसेज में कि एसएसपी पोर्टल पे कि सर मेरा ये डिलीवर नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक मेल दिया कि सर आप इस पे मेल कर दीजिए। मैंने मेल करा तो 4 दिन में मेरे प्रीवियसली जितने सारे थे वो सारे डिलीवर हो गए, और मेल उधर से ये आया कि हम रेगुलरली भेज तो रहे थे पर इन ट्रांजिट कोई दिक्कत आ रही थी। तो उस ये इस पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, और रोहित सर ने भी रिस्पॉन्स किया उस पे। हुँ, नोट ही रहा था सर का, लगा ये, आई सॉ, मैंने आज ही वो पोस्ट देखी थी सर का ई जर्नल पे। देखो वो हमारे बीएस चेयरमैन रोहित सर बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब तुरंत ही वो, चाहे की डायरी का भी कॉन्सेप्ट सर लेकर आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? ऑरा का बेस्ट सर लेकर आए थे, ये एक, मतलब सर का ये है कि सर ने जो बोला वो डिलीवर किया है। और बहुत सारे इनिशिएटिव स्टूडेंट की फील्ड में, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे न्यू-न्यू इनिशिएटिव्स है जो इस साल आएगा एंड आगे भी आकर रहेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारा जो काउंसिल है इस टाइम जो बना हुआ है, बहुत अच्छे हाथों में है। ठीक है, यस। और हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे टीम लीड करने की जब बात आती है, तो 40 लोगों को लीड करना, 50 लोगों को लीड करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सबका अलग-अलग माइंडसेट है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं फिर? क्योंकि जैसे मैं बताया 40 लोग हैं, 40 माइंड है और 40 के 40 अलग थॉट्स है, अलग आइडियाज़ है। ठीक।
बट ये यहीं पे आपकी रियल लीडरशिप्स आती है, ठीक है? आप अपनी आपने आपको एज़ ए ट्रू लीडर या एज़ ए थॉट लीडर आपको अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में हमने उत्कर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, होस्ट किया था दिल्ली में। एंड उस टाइम मैं कमिटी मेंबर तो नहीं था, एज़ ए वॉलंटियर्स टीम का हेड है। मतलब मेरे पास पूरी रजिस्ट्रेशन टीम एंड डिसिप्लिन टीम थी मेरे पास, मैं उसको लीड कर रहा था जिसके अंदर 40-50 लोग थे। तो वहाँ पे यार सबका रहता है कि सबके अपने-अपने कि है कि मुझे नहीं सुनना है इसका। ये भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं इसकी क्यों सुनूँ? ठीक है, बहुत बहुत बार रहता है। आज मैं मेंबर हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, आप मैं भी स्टूडेंट। अब आप बोलो कि मैं क्यों सुनूँ इसकी? ये भी तो स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सेम लेवल पे। बट क्या है यार, आज क्या है मैं कमिटी मेंबर नहीं, आज अब कोई निकासा इवेंट में आए, मैं वहाँ पे निकासा मेंबर हूँ एज़ ए स्टूडेंट रैंडम, ठीक है? तो हायरार्की में है बट हम दोनों सेम लेवल पे हैं। तो सामने वाले को ना हमेशा यही शो करना होता है, तब कितने डाउन टू अर्थ हो। आज आप मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, आज मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कमिटी मेंबर हूँ, मैं ईगो में आ रहा हूँ, मैं अपना एटीट्यूड शो कर रहा हूँ कि तू तो स्टूडेंट है मेरे लेवल, मेरे सामने कुछ नहीं है। तो एक चीज़ है कि मैं बहुत प्यार से आपको सेम लेवल पे रह के ट्रीट कर रहा हूँ। तो सामने आपके मन में भी रहेगा कि हाँ यार, वो अपने लेवल पे मतलब टीम समझ रहा है। तो एज़ ए ट्रू लीडर वही होता है जो सबको इक्वल समझे। ये नहीं कि मैं 2 लड़कियाँ देखी उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ, लड़के देखे उनको प्रेफ़रेंस नहीं दे रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको कैसे इक्वल ट्रीट कर रहे हो एंड तब कैसे रोटेट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पूरे टाइम 2 पर्सन है, पूरे टाइम पे आप वॉलंटियर की ड्यूटी पे सिर्फ़ इस 2 पर्सन को रखा हुआ है, बाकी सब एन्जॉय कर रहे हैं। नहीं, ऐसी चीज़ आप कैसे रोटेट कर रहे हो, कैसे सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है इन लीडरशिप स्किल्स, जो आपको एक ट्रू लीडर प्रूव कर पाएगा। तो यस, जब भी लीडरशिप स्किल्स में जाओ ना, सबके आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हमेशा होंगे, बट उसमें जो बेस्ट डिसीज़न है, यार कोई पर्सन है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो उसे क्यों नहीं करना है पहले उसकी बात समझो एंड जो उस चीज़ में बेस्ट हो सकता है ना, उस वहाँ पे कोई डिसीज़न, वो डिसीज़न से तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने इसका। अ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे में कि ये सब करने का आपको मोटिवेशन कहाँ से है? सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिवेशन ये सब लोग हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो जिनसे मैं मिलता हूँ, ये सारी मोटिवेशन है। देखो, जब भी फर्स्ट इवेंट अटेंड किया था, जैसे मैंने बताया, आप एक आईसीए का इवेंट अटेंड करो, अगला इवेंट आपके अंदर आने का ना खुद मोटिवेशन है अंदर से। जब मैंने फर्स्ट इवेंट अटेंड किया था, उसके बाद सेकंड डे इवेंट अटेंड किया, योगा डे का फंक्शन था, ठीक है? मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था ना, मतलब सेकंड इवेंट है, मुझे नहीं पता है, मैं अकेला हूँ। मैं योगा डे में जा रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ के मैं अकेला निकल गया हूँ, योगा डे अटेंड करने के लिए। मतलब कुछ लोग कहेंगे पागल है, क्या क्रेज़ी है, कुछ नहीं है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, गेट तक नहीं खुले थे उस इवेंट पे। मतलब गेट कीपर ने गेट खोला तक नहीं था उसका, मैं इवेंट में पहुँच चुका था। इवेंट 6 बजे स्टार्ट होना था। मैं साढ़े 4 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट इवेंट इतना अच्छा लगा था ना, एंड सेकंड मुझे पता था कि उसके बाद वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे-धीरे आगे बढ़ गई। ये आपका क्रेज़ है, ये मोटिवेशन अंदर से खुद की आती है। कोई इवेंट में जाने के लिए आपको प्रेशराइज़ नहीं करता कि अंकित तू आ, तू मुंबई आके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर, इंदौर आके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर। कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बट ये आपके अंदर की विलिंगनेस है या आपका एक क्रेज़ीपन है जो कह सकते हैं कि है म बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती है कि हाँ, ये चीज़ करनी है तो करना है। अब कैसे होगी वो हो जाएगी। तो येस, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी तरह 150 इवेंट अटेंड करो, इतना पागलपंती में नहीं है। बट येस, जो चीज़ आपको लगती है ना कि आपके लिए आपकी लाइफ़ के लिए सही हो सकती है, अच्छा एक्सपीरियंस देके जा सकती है, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को अटेंड करो। देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मिथ होता है, मतलब डिस्टेंस जो होता है ना, एक बहाना होता है, रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा दूर है, संडे है, 6 दिन काम करते हैं, आज तो सोना ही है। लोग कहते हैं रेस्ट भी करना होता है। यार मेरे लिए ना इवेंट अटेंड करना इज़ इक्वल टू रेस्ट। अटेंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो अपने आप में रेस्ट हो जाता है। थकान सबको होती है, बट येस सबका अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को सोने में रेस्ट मिलता है, मुझे इवेंट अटेंड करके रेस्ट मिलता है। तो यस, यही मोटिवेशन है बिहाइंड कि सबसे मिलना हो जाता है। वैसे तो देखो मिलना हो नहीं पाता है, बट एक ये बहाना है सबसे मिलने, तो यही रीज़न, यही मोटिवेशन रहती है। सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, जैसे कुत्ता कुछ जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई वहाँ पे ऐसा गेस्ट मिल जाएगा मैं जिससे मैं बात कर पाऊँगा, तो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है, अगर आप जाते होंगे आप भी कि कोई नए लोगों से बात करने को मिलेगा, ऐसा करके कुछ। तो ये सब इसी वजह से जाते हैं। और लिंक्डइन का क्या कैसे स्टार्ट किया था आपने? कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था या बाद में? लिंक्डइन की भी एक अच्छी स्टोरी है, ठीक है? देखो, फ़ेब 23 में मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन। उस टाइम मेरी इंटर का ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स हुए थे।
टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था लिंक्डइन पे कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, मुझे इतना इतना भी नहीं पता था। मतलब मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला कि यार देख, ना मेरे पास ज़्यादा जफ़ नहीं वो कुछ है, ठीक है? ना मुझे पता है कैसे लिखना है। मैं बस बता रहा हूँ, तू ये चीज़ें ऐड कर दे, ये चीज़ बना दे बस। तो उस फ्रेंड ने मेरा पूरा प्रोफाइल बनाई। स्टार्टिंग की 1-2 पोस्ट में उसने मुझे हेल्प करी, ठीक है? जो कुछ था, सब कुछ था, उसी ने हेल्प किया। तो स्टार्टिंग में से ऐसा कुछ नहीं था कि लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना है या कुछ ऐसा करना है, किसी को फॉलो कर रहा था, कुछ नहीं था। जब स्टार्टिंग में बस प्रोफाइल बनाई एंड जस्ट जो इंटर के मार्क्स थे या कुछ चीज़ें थी, वो अपडेट करता गया। धीरे-धीरे स्टार्टिंग में सिर्फ एक्सपीरियंस से शेयर किए थे कि कोई कॉन्टेंट करिए उसका डाल दिया या कुछ भी करा ऐसे-ऐसे। बट धीरे-धीरे जब आगे बढ़ा, देखो बैक ऑफ द माइंड था कि पोस्ट स्टार्ट करना है, कुछ करना है। तो धीरे-धीरे फिर जो माइंड्स में थॉट्स आते रहे ना, बस उसको एक्सप्रेस करता गया। बस ऐसे ही लिंक्डइन पे जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे-धीरे करके आज 10 के फॉलोवर्स हो चुके। तो ऐसा कुछ इनिशियली प्लान नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। बट येस, जो माइंड्स में थॉट्स आते गए, बस उसको रोका नहीं, उस पे पोस्ट क्रिएट करी एंड पोस्ट कर दिया बस। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं मेरे भी कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग हुई थी। बस कुछ पता नहीं होता है स्टार्टिंग में क्या करना है, बस करते जाओ तो आगे का रास्ता दिखने लगता है कि आगे क्या था। हुँ, चलो आपकी तो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के बाद इतना सब कुछ जो भी एक्सपीरियंस आया, तो एज़ ए निकासा पर्सन आप कैसा फ़ील करते हो अभी के टाइम पे? पहले से अगर आप पहले के वर्ज़न को देखो अपना और टुडे जो भी आप हो, तो कैसा आपको महसूस होता है? या जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर मैं 2 साल पहले इससे देखूँ जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कुछ अचीव नहीं किया था और आज मैं देखूँ तो टोटली डिफरेंट। कभी मैंने इमेजिन नहीं कर पाया था कि भाई इस लेवल तक ये पहुँच पाऊँगा कि इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, इतने सारे इवेंट्स अटेंड करूँगा। तो यस, टोटली जितना कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड हुआ है। कभी एनकेएस का कोई प्लान नहीं था, कभी पेपर प्रेज़ेंटेशन का प्लान नहीं था कि मैं पेपर और 2-3 कॉन्फ्रेंस में पेपर डाला, हाँ, सिलेक्ट नहीं हुआ। बट ये एक अंदर से था कि नेवर गिव अप वाली चीज़ थी कि नहीं करना है तो करना है, टाइम लगेगा लेकिन करना है। तो वही चीज़ थी पेपर प्रेज़ेंटेशन, एनपीएस, निकासा नंबर, ये सारी जर्नी कभी इनिशियली कभी प्लान में नहीं थी। बट ये जब आप जर्नी के अंदर बढ़ते हो ना, धीरे-धीरे प्लान अपने आप बनते जाते हैं। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट योर प्लान, इट्स गॉड प्लान देन। तो ये वो ऊपर वाले का था सब कुछ, सबका साथ मिला, फैमिली का, फ्रेंड्स का और जितने कनेक्शन थे सबका। तो धीरे-धीरे ये जो जर्नी है ना, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, ना सोच पाता हूँ कभी कि मैं इस लेवल तक कैसे पहुँचा हूँ, कि कहाँ स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गया। तो ओवर ट्रूली एंड ट्रूली अनएक्सपेक्टेड जर्नी। और अभी नेक्स्ट टाइम जब भी अभी पढ़ाई आपकी चल रही होगी, तो स्टडीज़ अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? हो पा रही है या नहीं? ये क्वेश्चन ना बहुत कम लोग पूछते हैं, ठीक है? कि और सबसे जेन्युइन क्वेश्चन यही है कि देखो जब आप इतना सब कुछ करते हैं ना तो स्टडी आपकी हैम्पर या इफ़ेक्ट लेती है। बीइंग ए स्टूडेंट जो इंटर में मतलब ये पूरा था कि बस पढ़ाई ही पढ़ाई सब कुछ है और सब कुछ उसके अलावा कुछ नहीं, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था स्टडी के लिए। तो ये स्टडी इम्पैक्ट होती है बट बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहती है। अब जैसे अब जो एक जर्नी अब जो फ़ेज़ है आज के दिन में अगर मैं बोलूँ, अब मेरे सारे इवेंट्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब मैं पूरा एक अपने एग्ज़ाम्स के लिए लग चुका हूँ। मेरे जैन 27 में जैसे अटेम्प्ट है, तो मुझे पता है कि अब मुझे 1 साल पूरा पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो फ़ोकस क्लियर है आगे। अब जब इवेंट्स करने थे उस टाइम था कि यार इवेंट्स करो, जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करो जितना क्लियर है। बट जब एग्ज़ाम का टाइम है, तो उस टाइम एग्ज़ाम्स करो। अभी कभी क्या स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये जो जर्नी होती है ना स्विच करने की, इवेंट्स टू पढ़ाई में लग जाओ, ये बहुत बहुत टफ जर्नी होती है। तो ये एकदम जो आपका माइंड है ना वो चेंज हो जाता है। उस टाइम पूरा माइंड था एन्जॉय के मूड में था, ठीक है? अलग-अलग फ़ेज़ में था। अब आपका जो माइंड है ना वो अलग फ़ेज़ में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो यस, अगर जो बंदा ये सीख गया ना कि इस फ़ेज़ को कैसे चेंज करना है, आज इवेंट अटेंड किया, कल पढ़ाई कर रहा है, वो चीज़ वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो चीज़ कर लेगा। तो मैं हमेशा से यही कहूँगा कि जिस टाइम जो कर रहे हो उसको एन्जॉय करो, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम है ना, जब पता है आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो फुल्ली एंड डेडिकेटेड होके आप पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि जितना आपने करना था वो कर लिया और जितना करना है वो आप एग्ज़ाम्स के बाद भी कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। कैसा लगा आपको? कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये जो क्वेश्चन्स थे ना मतलब पूरी मेरी जर्नी मुझे भी रिमाइंड हो गई कि बहुत सारी चीज़ें थी। 2 साल 2 ढाई साल की जो जर्नी थी मैंने भी रिमाइंड करी आज बहुत सारी चीज़ें मैं भी भूल चुका था जो मुझे याद आया। तो ये बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद भी सीखने को मिली आज। कभी-कभी होता है ना आप बोलते-बोलते कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती है जो आप भूल गए, तो मुझे भी रिमाइंड हुई। येस, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा एंड होपफुल जो लोग सुनेंगे उसके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है काफ़ी
मोटिवेटिंग रहेगा, काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिलेगी, जो एज़ अ करियर स्टार्ट करने वाला है या अभी कर रहा है, उसको आगे निकासा में आना है या पेपर प्रेज़ेंट करना है या एनपीएस करना है। तो ये सबके लिए बस एक ही सजेशन है, सेकंड थॉट मत लाना, अगर करना है तो प्लीज़ करो, पार्टिसिपेट करो, आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे अंशु ने भी कहा जब उसने पेपर पे ये करा, पीपीटी वगैरह प्रेज़ेंट करा, तो यस आपको देखो कभी भी ना डाउनवर्ड जर्नी नहीं जाएगी आपकी, हमेशा अपवर्ड्स ही जाएगी। आप जीतोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीतोगे तो वही कहते हैं ना, जीते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यस हमेशा भी वही रहता है, लर्निंग हमेशा रहेगा, यस। चलो थैंक यू सो मच, फिर कभी मिलते हैं। या थैंक यू टू मच फॉर द अपॉर्च्युनिटी अगेन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके एंड कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग ऑलवेज़।